घुमा रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी कर रहा हूं ना। ये मैकेनिकल एनर्जी की वजह से क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है। समझ में आ गया। तो स्लिप रिंग फिक्स है, रोटेट करा कॉइल उसके ऊपर, देखो कॉइल उसके ऊपर रोटेट करा, स्लिप रिंग फिक्स है ना। कॉइल रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो यह जो करंट आ रहा होगा हमेशा इस स्लिप रिंग पे मिल रहा होगा। एक इस स्लिप रिंग पे मिल रहा होगा, दूसरा वाला करंट इस पे मिल रहा होगा। आज हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, बाकी समझ में आसानी से आ जाएगा। सपोज करो बेटा ये आपके पास एक कॉइल है और इसको किसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। मान लेते हैं डीसी सोर्स है या एसी सोर्स है। इसके अंदर जो ईएमएफ बन रहा था वो था ई, ठीक है। ईएमएफ डेवलप हो रहा था ई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से। तो मैं आपको बात करूं, शायद आप लोगों को पता है, सिंस वी नो दैट अगर हम बात करें, अगर किसी क्लोज लूप के अंदर टोटल ईएमएफ का सम किसके बराबर होता है, जीरो। लूप रूल तो यही कहता है। इसका मतलब V प्लस ई बराबर आपके पास क्या होगा, जीरो। और किसी भी इंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ आता है, शायद उसके बारे में हम लोगों ने फॉर्मूला जाना था, वो था ईएमएफ इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत जानकारी आप लोग को होगी। ये देखिए कितना आया था, ईएमएफ इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी। मैं इसी इक्वेशन को यूज कर रहा हूं और थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देता हूं क्या है आपके पास, ठीक है, प्लीज बात नहीं। सो V प्लस इन प्लेस ऑफ E आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। जीरो जहां मिले वहीं बैठ जाना चाहिए। V इज इक्वल टू क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, 1। किसी को तकलीफ? जैसे आपने चैप्टर पढ़ा था कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आपने निकाला था, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला वहां पे पढ़ना था, हाफ CV स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर भी अगर कोई इंडक्टर है, वो भी कुछ ना कुछ अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। वो एनर्जी कितना होगा उसी के बारे में हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान देते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और भी, और समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं वर्क डन की। तो V इज इक्वल टू, शायद हमने पढ़ा था W बाई क्या होता था, Q, पढ़ा था क्या? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, dW बाई dQ लिख सकता हूँ। थोड़ा सा सॉल्व करते चलता हूँ, देखता हूँ क्या मिल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dW बराबर क्या मिलेगा, V dQ मिलेगा। इन प्लेस ऑफ V व्हाट यू मतलब आप क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, dW बराबर आ जाएगा, V की जगह होगा L डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू, ठीक है। तो dW बराबर आपके पास क्या होगा, थोड़ा ध्यान दो, अब इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, dQ को di की जगह और di को dQ की जगह रिप्लेस करेंगे, तो क्या मिलेगा आपके पास, L dQ बाई dt, और ये हो जाएगा di, इधर लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। तो अरे बस इसको इधर भेजा गया, इसको इधर भेज दिया गया, कुछ नहीं किया गया नया। और शायद आपने पढ़ा है I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी या dQ बाई dt होता है क्या। तो बस हम क्या करते हैं, जगह को रिप्लेस कर लिया, तो dQ बाई dt की जगह क्या लिख सकते हैं, I, dW बराबर हो गया L I di। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इधर हो गया डी डब्ल्यू इक्वल टू, इधर था एल आई डी आई। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेट अस सपोज दैट अगर यहां पे मैंने कोई करंट नहीं दिया, सर्किट में मैंने कोई करंट ही नहीं दिया, क्या इसके अंदर कोई एनर्जी आएगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? नहीं। इसका मतलब जब मैंने कोई करंट नहीं दिया, कोई करंट नहीं दिया तो इनके पास कोई एनर्जी नहीं थी। अब मैंने इनके अंदर मैक्सिमम करंट दिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा करंट गया। अब आगे से याद रखना, थोड़ा शांत हो जा बेटा, समझ में आएगा। ज्यादा से ज्यादा जो करंट जब भी देंगे उसको हम लोग आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब दो आगे से करंट दिखाई देगा, एक आई और दूसरा आई नॉट। पूरे चैप्टर अब एसी जब चलेगा तो ये परेशान करेगा आपको। तो आई का मतलब होगा इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, और आई नॉट का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम करंट या पीक करंट। तो मैंने कोई करंट नहीं दिया तो आई की वैल्यू 0, और जब मैंने इसको मैक्सिमम करंट दिया, इसका मतलब क्या दिया? आई नॉट दिया। तो उस समय इसने कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर किया, जिसको हम बोल लेते हैं यू। समझ में आया? यस नो? क्या? अभी हम काम कर रहे आते हैं, यही बैठिए। ठीक है, तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? W 0 से U तक L आई डी आई का क्या होगा? आई स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक? 0 से I तक। एक बार क्या करेंगे बच्चों? अपर लिमिट रखेंगे तो U माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। ये I से लेकर के I नॉट तक है ना। इंटीग्रेट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर के I नॉट। ठीक है, चलो सिमिलरली ये हो गया L। एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा? I नॉट का स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा? 0 का स्क्वायर बाई 2। तो U बराबर क्या मिलेगा? 1/2 L I नॉट का स्क्वायर। ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। हाफ एल आई स्क्वायर भी कहीं कहीं दिखाई देता है ऐसे, 1/2 एल आई स्क्वायर भी दिखाई देगा आपके पास। तो यहाँ जो आई होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम करंट होगा। बात समझ में आ गई? तो बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, एक छोटा सा स्टिकर पोस्टर लगा हुआ है। ये है स्टिकर पोस्टर का बड़ा भाई, जनरेटर। देखा कैसा? अच्छा ये बताओ, ये कहाँ पे देखे हो तुम लोग? किसके ब्याह में? सबके ब्याह में देखे हो? एक काम, अच्छा सुनो ना, ठीक है, वेरी गुड, देखा, बहुत अच्छी बात, शाबाश। अब बेटा इतना बड़ा ये क्यों है? ये है क्या? पहले तो आपको समझ में आ गया कि जनरेटर ये करता क्या है, ये भी सबको पता होगा। करंट देता है ना। ऐसा नहीं है कि तुम इसको करंट देते हो, तुम करंट देते हो या इससे लेते हो? इससे करंट लेते हैं, वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये दिमाग में अराइज होता होगा, सर इतना, प्लीज ध्यान से सुनो, इतना बड़ा क्यों बनाया गया सर, है ना। पहले हम ओरिजिनल जनरेटर की बात कर रहा हूं कि सर इसके अंदर एक्चुअली है क्या। तो अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पे मेरे पास एक रिंग टाइप का दिखाई दे रहा है, सबने देखा होगा। इस रिंग का काम क्या है? फ्लक्स चेंज करना। इस रिंग का काम है ज्यादा देर तक घुमाना। एक बार आप हैंडल मार के छोड़ दोगे ना तो बहुत देर तक घूमता रहता है रिंग, ढक 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 ढक। क्या करता है ये रिंग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाता है। शायद मैंने आपको 11th क्लास में बताया था, जो गन्ना पेरने वाली मशीन होती है उसके बगल में एक बेवजह का रिंग लगाया होता है। अब एक बार घुमा के छोड़ देता तो घूमता रहता है। क्यों? उस रिंग की वजह से। ट्रक के अंदर फ्लाईव्हील लगी होती है, चक्के लगे होते हैं, वो चक्के जमीन से टच में नहीं रहते, फिर भी लगाया गया होता है। क्यों? क्योंकि उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाना है कि एक बार घुमा दे तो ज्यादा देर तक घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे, है ना। तो ये घुमाने का कार्य कम करा था, ज्यादा देर तक घुमाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसकी इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने के लिए लगाए होते हैं। दैट्स इट, और कोई ज्यादा काम नहीं है इसका। अच्छा जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है सर?
है ना, इसके अंदर कॉइलिंग होता है, इसके अंदर क्या होता है उसके हम लोग जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देख रहे हैं। चलो धीरे से आगे बढ़ते हैं। एक तो ये जनरेटर हुआ जिसको आप हैंडल मार करके चला रहे हो, एक ये जनरेटर है, शायद ये भी आप लोगों ने देखा होगा, रस्सी से खींच करके शुरू करते हैं। इसको शायद कहा गया था, कभी देखा है ऐसा जनरेटर? बहुत छोटी सी होती थी, शादी ब्याह में किसी कोने में ऐसे लटका देते थे, घर और में एक रूम में लाइट जलाना है या करना है तो उसको लगा देते थे। इसमें डीजल तो छोड़ो, इसमें मिट्टी का तेल डाल करके भी चलाते थे सब, धकाधक खूब चलता था बढ़िया से। देखा है? हाँ भाई साहब सच्चाई बता रहा हूँ, हम लोग के ज़माने में हम लोग देखे हुए हैं। अभी भी चलता है बहुत रेयरली, अब तो मान लो कम दिखता है, लेकिन अभी भी दिखता है। अभी भी बहुत कम जगहों पे, गाँव में जाओगे ना, जो शादी उदी पड़ती है किसी के घर में, मान लो आज शादी तिलक समारोह पड़ा, शादी समारोह पड़ा, छोटा मोटा घर है तो उसमें यही वाला जनरेटर लगा देते हैं सब, हुंडई जनरेटर बोलते हैं, हुंडई जनरेटर। ठीक है, इसके अंदर भी वही काम होता है जो काम इसके अंदर होता है, बट अंतर क्या होता है इन दोनों में? इसके अंदर हो सकता है कॉइलिंग ज़्यादा हो, इसके अंदर मैग्नेट अच्छी क्वालिटी के आपके पास मैग्नेट लगा हो, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, इस वजह से थोड़ा सा महंगा होता है। काम तो लगभग दोनों सेम बराबर करते हैं। हाँ ये है, थोड़ा सा अंतर होता है कि ये पावर ज़्यादा देता होगा, ये वाला ये पावर थोड़ा कम जनरेट करता होगा। ठीक है, जैसा कि कल मैंने आपको एक जनरेटर भी मैंने दिखाया था, उस जनरेटर की कहानी, जितना तेजी से मैं नचाऊंगा उतना तेजी से वो बल्ब क्या होगा? जलेगा, है ना? जितना तेजी से नचाऊंगा उतना तेजी से वो बल्ब क्या होगा? जलेगा। देखेंगे, उसको भी समझेंगे हम लोग फिर से। ये हो गया हमारे पास। अब जो हमको एक्चुअल जनरेटर पढ़ना है वो ये है, ठीक है? एक्चुअली जनरेटर क्या काम करता है, तो मैं जनरेटर क्या काम करता है उस काम को मैं फिर से दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी टॉपिक आ गई है, तो वो तो बिना टॉपिक का हमने बात किया था। आज हम लोग इसको जलाएं क्या? ट्यूबलाइट को जलेगा कि नहीं? ट्राई किया जाए, लेट्स ट्राई। ये जलता है कि नहीं, क्या काम कर रहा हूं और ये क्या कर रहा है, ये दोनों चीज आपको सीखना है कि व्हाट इज जनरेटर। थोड़ा बात कम करिएगा, समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं जल रहा है कि नहीं। जल रहा है? तुम बड़े तेज लड़के हो भाई। तुम कहाँ गए हो? इंडिया के रहने वाले हो ना? ये इंडिया का नहीं है। चंद्रयान पे आया हुआ है। कोई आएगा पकड़ेगा इसको? कोई आ जाओ, आ जाओ जी, तुम फ्रेम से बाहर थे, आज फ्रेम के अंदर रहोगे, आ जाओ। कमान कमान, फास्ट मूव। पहले जल तो जाए, उसके बाद लाइट बंद करेंगे, लाइट खोलेंगे, वो बाद की प्रोसीजर करेंगे। बर रहेगा नहीं, जलेगा, बर जाएगा सर। अरे भाई साहब ऐसे ले लो। हाँ हाँ हाँ। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? घुमा रहा हूँ। जल रहा है? जल रहा है लेकिन बहुत धीरे जल रहा है। हाँ? ओह माय गॉड। अच्छा छोड़ो, झटपट दिखाते हैं। एक्चुअली हमने कह रहे हैं वो वाले बल्ब उतार लो बेटा, बल्ब उतार लो तो फटाक से, जल्दी से दिखा लिया जाए, काम खत्म किया जाए। जल्दी से वो वाला बल्ब दे दो मुझे। इसको थोड़ा पावर ज़्यादा चाहिए जलने के लिए, ज़्यादा वॉट की है। वेरी गुड। काम हम किया है बिजली उजली में, लग रहा मिस्त्री उस्त्री वाला काम किया मर दिया है। हाँ तुम करते हो क्या? बना लेते हो? बना लेते हो लेकिन चलता नहीं है। देखो बेटा, अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझिएगा, ठीक है? ये जल रहा है क्या? सबको दिख रहा है? तो यहां मैं जो ये घुमा रहा हूं बेटा ना, ये है आपके पास एक काम कर रहा हूं, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वर्क कर रहा हूं। देखो ये मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल, जब तक ये घूम रहा है तब तक ये बल्ब जल रहा है कि नहीं?
जैसे ये घूमना बंद हो जाएगा, ये जलना क्या हो गया, बंद। इसका मतलब जब तक मैकेनिकल वर्क हो रहा है, ये मैकेनिकल वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जनरेटर का काम क्या होता है, जब तक ये सेम, यही जनरेटर ऐसा ही काम करता है, ये जनरेटर वही सेम काम करता है। क्या होता है, उसके अंदर की जो कॉइल होती है जब तक घूमती रहेगी तब तक करंट क्या होगा, जनरेट होता रहेगा, प्रोड्यूस होता रहेगा। घूमना बंद, करंट प्रोड्यूस होना क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, देखो तो व्हाट इज जनरेटर, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैं ये घुमा रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी कर रहा हूं ना। ये मैकेनिकल एनर्जी की वजह से क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है। समझ में आ गया। तो व्हाट इज जनरेटर, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां तक किसी को दिक्कत? अच्छा सर, अब ये किस फिनोमिना पे बेस्ड है, इस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा समझा देते तो बड़ा अच्छा होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, मैं फिर से याद दिलाऊं। एक कॉइल था, इस कॉइल से क्या चेंज हो रहा था, फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो इस कॉइल में क्या बन रहा है, करंट या ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस या फैराडे फर्स्ट लॉ बोल दो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलो, दोनों का डेफिनेशन क्या है, सेम है। बात समझ में आ गई। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, whenever there is change in magnetic flux linked with a coil, the current or EMF is induced in this coil until or unless the magnetic flux changes, is also called या is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब अगर किसी कॉइल से फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो उस कॉइल में करंट या ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही तो हो रहा है, जब आप घुमा रहे हो तो उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर वाला जो कॉइल है ना वो रोटेट कर रहा है। मैग्नेट फिक्स है, कॉइल रोटेट कर रहा है। कॉइल रोटेट करने की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से वही करंट बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, कॉइल फिक्स कर दूं, मैग्नेट घुमाऊं, ऐसा करूं तो भी क्या बल्ब जलेगा? तो आपका आंसर होगा यस। मतलब दोनों में से कुछ को फिक्स कर लो, मैग्नेट फिक्स कर लो, कॉइल घुमाओ, या कॉइल फिक्स कर लो, मैग्नेट घुमाओ, दोनों केस में आपके पास फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात समझ आई। तो यहां यही कुछ होता है। यहां पे भाई साहब ये कॉइल रोटेट करता है, जब अंदर, जब कॉइल रोटेट करेगा, मैं एक छोटा सा वीडियो भी दिखाता हूं आपको, समझ में आ जाएगा। जब कॉइल रोटेट करेगा तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होता है। जब ये कॉइल मान लो भी ऐसे है, देखो सपोज करो ये कॉइल ऐसे है, ये जब ऐसे ऐसे घूमेगा तो फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में करंट या क्या, करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो गए। अब ये करंट ईएमएफ कैसे बाहर निकलेगा वो सब अभी हम लोग वर्किंग समझेंगे तो समझ में आएगा। समझ में आ रहा है। तो पहले तो जनरेटर जान लो क्या होता है। व्हाट इज जनरेटर, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां तक किसी को दिक्कत? चलो तो पहले लिखते चलते हैं फटाफट, हेडिंग लिखो, जनरेटर, एसी जनरेटर। हेडिंग होगा आपके पास एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, it is a device, it is a device which is used to convert, it is a device which is used to convert mechanical energy into electrical energy, mechanical energy into electrical energy। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हो गया। अब बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। चलिए तो मैं इन लोग को
पहले एक साथ एक के ऊपर एक रख लेता हूँ और आपको कंस्ट्रक्शन में कैसा बनाएंगे फिगर उसकी भी बात करता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए अगला फिगर। ठीक है, क्या ये फिगर और इस फिगर में कोई अंतर दिख रहा है आपको? इन दोनों में बताइए, क्या कोई अंतर दिख रहा है आपको? यस नो? नो सर, अंतर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा, यहां पे भी एक मैग्नेट है, ठीक है, एक आर्मेचर है, इसको बोलते हैं आर्मेचर, जिसके ऊपर कॉइलिंग की गई होती है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर कॉइल। ठीक है, इसके दो एंड्स किससे कनेक्टेड है? ये दो स्लिप रिंग्स है। एक वाले वायर आया, उसका एक आर्मेचर का एक एंड एक स्लिप रिंग से, और दूसरा जो एंड होता है वो दूसरे वाले स्लिप रिंग से। स्लिप रिंग, नॉट स्प्लिट रिंग। स्लिप रिंग, स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग दोनों अलग अलग चीजें। डीसी जनरेटर जो होता था बेटा, डीसी जनरेटर में वो ऐसे ऐसे यूज होता था, दो स्प्लिट रिंग यूज होता था ऐसे ऐसे, वही जो दो तार आते थे ना ऐसे आर्मेचर के, वो ऐसे यूज होते थे। इसको स्प्लिट रिंग बोलते हैं, दो टूटा हुआ रिंग जैसा दिखाई देता था, इसे स्प्लिट रिंग। और इसको स्लिप रिंग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये स्लिप करता है, इसके अंदर कुछ चीजें स्लिप करेगी, जो अभी दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है अभी हम लोग देख रहे हैं, समझ में आ जाएगा। स्लिपिंग हो रही है, मतलब स्लिप का मतलब यहाँ पे कोई बॉडी ऐसे स्किड हो रही होगी, ऐसे अंदर अंदर स्किड हो रही होगी। मान लो ये आपके पास रिंग है, ऐसे ऐसे स्किड हो रही होगी कुछ चीजें। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक आर्मेचर है जिसका नेमिंग कर सकते हो ए बी सी डी। मान लो ये हमारे पास एक आर्मेचर है, इसका नेमिंग कर लेंगे ए बी सी डी, जिसको प्लेस किया गया है कहां पर? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है, इन बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। द एंड्स ऑफ दिस, जिसके ऊपर इस आर्मेचर पे क्या किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर को लपेटा गया आता है ना, बहुत सारा लपेटा गया होता है। इसके बाद क्या होता है, इसका एक एंड आता है और एक स्लिप रिंग के कांटेक्ट में होता है, स्लिपिंग कांटेक्ट में होता है। स्लिपिंग कांटेक्ट क्या होता है समझ में आएगा, वीडियो देखेंगे तब। फिर दूसरा एंड जो होता है वो दूसरे वाले स्लिप रिंग के कांटेक्ट में होता है। मतलब ये कॉइल रोटेट करेगा तो ये स्लिप रिंग्स उसी के अंदर घूमता, मतलब स्लिप रिंग फिक्स रहेगा, ये कॉइल इसी के अंदर टच रहेगा ऐसे ऐसे। अभी दिखाता हूं, फील कर लेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और यहां पर ये दो चीज दिख रहा है, ये दो कार्बन ब्रशेस होते हैं। ब्रश देखा कभी? भी तुम रिसेंटली अपने ना आहारों का मोटर खोले, तुमको रिकॉर्ड करना चाहिए था, बहुत बेहतरीन। उसके अंदर कार्बन के दो ना ब्रश लगे होते हैं, कभी किसी ने देखा नहीं होगा ब्रश, शायद तो मैं आपको ब्रश नहीं दिखा पाऊंगा राइट नाउ। पिताजी लग रहा है लेके चले गए, वो मेरा ब्लोअर है, उसमें भी ब्रश लगता है। जो वहां भी मोटर होगा कार्बन ब्रशेस होता है, मैं दिखा दूंगा उसको भी कैसा होता है। और उसका जो फाइनल एंड होता है वो किससे कनेक्ट होता है? एक्सटर्नल लोड से। बल्ब लगा लो या कुछ भी लगा लो, देखो करंट हो रहा है कि नहीं। वही फिगर यहां पर भी है। ये दो ब्रशेस हैं, ये जो कोई और कलर का बना लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, ये आपके पास ब्रशेस हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, वो किसके कांटेक्ट में होते हैं? किसके कांटेक्ट में होता है? स्लिप रिंग के कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, कैसे काम करते हैं फिर अभी हम लोग वर्किंग सीखेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन में समझ में आया क्या क्या होता है? क्या क्या होता है पहले बताओ। एक आर्मेचर होता है ए बी सी डी, जिसके ऊपर क्या किया जाता है? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर कॉयल लपेटा गया होता है ना, वाइंडिंग की गई होती है। और ये आर्मेचर कहाँ प्लेस किया गया है? इन बिटवीन द टू पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। द एंड्स ऑफ द कॉयल इज कनेक्टेड विद विच? स्लिप रिंग्स विच आर इन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में होता है, देखिएगा वो स्लाइड करेगा भी कॉयल। ठीक है, अच्छा जी। फिर ये स्लिप रिंग्स किसके कांटेक्ट में होते हैं? दो कार्बन ब्रशेस होते हैं, एक यहां पे दिखाई दे रहा होगा, एक यहां पे दिखाई दे रहा होगा। एंड द एंड्स ऑफ कार्बन ब्रशेस इज फर्दर कनेक्टेड विद व्हाट? एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस। बाहर हम चेक करें करंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये काम कौन करेगा? कहां पता चलेगा? एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस पे पता चलेगा। बात समझ में आ गई? तो पहले हेडिंग लिखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लिखा जाए फिर वर्किंग सीखते हैं, समझते हैं। कंस्ट्रक्शन लिखो बेटा, लिखो इट कंसिस्ट ऑफ
it consists of an armature ABCD. It consists of an armature ABCD on which large number of turns of copper wire. It consists of an armature ABCD on which large number of turns of copper wire wound on it and is placed in between the two poles of a strong magnet, and is placed in between the two poles of the strong magnet, full stop. ठीक है, देखिए, the ends of the coil the ends of a coil is in contact with slip rings ब्रैकेट में R1 एंड R2, दो स्लिप रिंग्स हैं, एक का नाम R1 लिख लेंगे, दूसरे का नाम R2, इसको R1 बोल लेते हैं, इसको हम R2 बोल लेंगे, R1 एंड R2 which are further connected with the two brushes B1 and B2. दो ब्रशेस यहां पर आपके पास है, एक है B1 और दूसरा है B2. ये है B1 और ये है आपके पास B2, which are further connected with two brushes B1 and B2. The ends of the brushes is connected with the external load resistance. The ends of the brushes is connected with the external load resistance. इस फिगर को आप लोग बना लीजिए फटाफट, चटाचट. ये मैग्नेट इतना एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, ठीक है. इस मैग्नेट में ज्यादा मेहनत मत करिएगा, आप यहाँ पे ऐसे एक ऐसे बना लीजिएगा, नॉर्थ लिख लीजिएगा, और एक ऐसे बना करके साउथ कर लीजिएगा. ये नहीं कि पूरा इस टाइप का फिगर बना लें तो ये है वो है, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है. नोट करिए फटाफट. हाँ एकदम एकदम, कंस्ट्रक्शन में फिगर बनाना बहुत जरूरी है भाई साहब. है तो पिछले क्लास में हम लोगों ने आगे से को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो हमने बात किया था जनरेटर. तो जनरेटर क्या था? जनरेटर एक डिवाइस था जो क्या काम कर रहा था, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है. और दूसरी बात इसका हमने बताया था कि प्रिंसिपल क्या था, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब इसका हमने कंस्ट्रक्शन बात किया था, कंस्ट्रक्शन बताया था कि यहाँ पर क्या होता था, एक मैग्नेट होती थी, एक आर्मेचर होता था जिसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर की वाइंडिंग होती थी, और उसका एक एंड एक स्लिप रिंग से कनेक्ट होता था और दूसरा एंड दूसरे स्लिप रिंग से कनेक्टेड होता था, और ये स्लिप रिंग्स दो कार्बन ब्रशेस के साथ कनेक्टेड होते थे, और कार्बन ब्रशेस किसी एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस के साथ क्या होता था, कनेक्टेड होता था, ठीक है. ये हमारे पास थी इसकी कंस्ट्रक्शन. अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग, कैसे काम करता है.
वर्किंग के लिए मुझे दो फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं दोनों फिगर एक बना लेता हूँ, दूसरे को कॉपी कर लूँगा। समझने का प्रयास करिएगा। वर्किंग क्या है हमारे पास? लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास एक आर्मेचर है, याद होगा आपके पास। आर्मेचर का एक एंड एक स्लिप रिंग से कनेक्टेड था और इसका दूसरा एंड दूसरे स्लिप रिंग से कनेक्टेड था, ठीक है। और इसको प्लेस किया गया था इन बिटवीन द टू पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब सीधा भी इसको बना लो, चलो कोई नहीं, टेंशन नहीं, ऐसे ही बना लो, समझने में आपको आसान रहेगा। नॉर्थ एंड साउथ, ये इसका हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अलॉन्ग में ये क्या करेगा? रोटेट करेगा, ठीक है। ये जो दो आपके पास दिख रहे हैं, ये दो आपके पास क्या हैं? स्लिप रिंग्स हैं, ठीक है। इनके कलर थोड़ा सा मैं रहने देता हूँ वैसे ही, कोई टेंशन नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ दो कार्बन ब्रशेज लगेंगे, यहाँ पर एक ये हो गए, इसका नाम हम लिख लेंगे ब्रशेज B1, और दूसरा मान लेते हैं यहाँ पर एक ब्रश लगा लेते हैं जिसका नाम हम ले लेते हैं B2। इस रिंग का नाम है R1 और इस रिंग का नाम है R2। अब ये ब्रश किससे कनेक्टेड होगा? ये यस, एक एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस है, इससे ये कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ इस फिगर का क्लोनिंग। अब मैं यहाँ बुला लेता हूँ कि दोनों कहानी आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। और जब मैंने इसका क्लोनिंग किया है तो इसकी थोड़ी सी साइज को भी छोटा कर लें कि आपको समझाने में आसानी रहे, ठीक है। अब देखो बेटा, सब बच्चों ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी वर्किंग समझने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है। आपको दो चीज़ आना चाहिए, कहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं और कहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं, ठीक है। राइट हैंड रूल कहाँ यूज़ होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहाँ यूज़ होगा, आपको पता होना चाहिए। तो जैसे एक बहुत सिंपल सा मैंने एक तरीका बताया है, लेन देन रूल, याद है किसी को? लेन देन रूल की मतलब होता है जहाँ लेने की बारी आती है हम सीधे हाथ से लेना चाहते हैं, और जहाँ देने की बारी आती है वहाँ हम उल्टे हाथ से देना चाहते हैं। जैसा कि याद होगा, सुबह सुबह किसी के दुकान पे जाते हैं और कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो वो इंसान किस हाथ से पैसा लेता है? राइट हैंड से। और आप किस हाथ से देना चाहते हो? लेफ्ट से। यही तो होता है। तो लेन देन रूल मतलब जहाँ करंट लेने की बारी आई तो राइट हैंड से लेते हैं, और जहाँ देने की बारी आई लेफ्ट हैंड से। जैसे हम बताएं पंखे में करंट देते हैं या लेते हैं? पंखे में करंट देते हैं, इसका मतलब पंखे में कौन सा यूज़ करेंगे? लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। और जनरेटर में करंट देते हैं कि लेते हैं? तो जनरेटर में अगर करंट लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है कि कहाँ लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे और कहाँ राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। अब इसमें एक आध चीज़ आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब बताओ, जब हम जनरेटर चला रहे थे, याद होगा, या आप भी कभी जनरेटर चलाए होंगे, सो उम्मीद आपको होगा कि आप पहले हैंडल मारे होंगे, ऐसे ढकचक 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 मारे है कभी हैंडल? अच्छा, तो मतलब आप पहले मोशन कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में वो जनरेटर घूमे, है ना। पहले उस कॉइल की मोशन कर रहे हैं कि कॉइल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आप दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस आर्मेचर का नाम लिख लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं A, B, C एंड D। तो हम यहाँ बना लेते हैं एक आर्मेचर, क्योंकि जब तक सामने से आप आर्मेचर देखेंगे नहीं आपको फील नहीं आएगा, और जब तक फील नहीं आएगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं इस आर्मेचर को बनाने के लिए अपने मार्कर पेन का यूज़ करता हूँ और आपको समझाता हूँ, ठीक है बेटा। अरे ये तो कॉपीराइट में आ जाएगा, है कि नहीं? तो कुछ अच्छा वाला बुक मिल जाए भाई, जिसका बैकग्राउंड वाइट हो, उस पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कोई ऐसा है वाइट बैकग्राउंड वाला? सब किताब वाले अमीर हो गए सब, कोई सफ़ेद पेज पे नहीं बना के दे रहा। हाँ बेटा, चलो ये मेरा डायरी है, दिख रहा है, बहुत अच्छा है ना। लाइफ में ये हमको गिफ्ट मिला था, अल्फ़ा ट्यूटोरियल वाले हमको गिफ्ट दे के गए थे। एक ज़माने में हमको अल्फ़ा ट्यूटोरियल से बुलावा भी आया था कि वहाँ पढ़ाइए, और गाजीपुर का मोह था कि हम गाजीपुर में हैं, नहीं तो अब तक हम कहीं और रहे होते। खैर छोड़ो, कहानी पे ज़्यादा गौर नहीं डालते हैं। यहाँ देखो, जाओ जहाँ लिखा हो लिख लो। यहाँ A लिखा हुआ है, ऊपर B लिखा हुआ है,
इधर सी लिखा हुआ और इधर डी लिखा हुआ है, ठीक है। ए के सामने ए लिखते हैं यहां पर, ए के सामने ए, बी के पास बी, सी के पास सी और डी के पास डी लिख देते हैं, ठीक है। यहां तक उम्मीद है कि सबको दिख रहा होगा, चाहे वीडियो वाले हो या ऑडियो वाले हो। अभी आपके पास कॉइल ऐसे दिख रहा है, देखो ए बी सी डी, कुछ दिख रहा है क्या? अब मैं मानता हूं, लेट अस सपोज दैट मैं मानूं कि जो ए बी है वो आउटवर्ड आ रहा है, तो सी डी किधर जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है ना। तो यहां पे आपको कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। लेट अस सपोज दैट ए बी आउटवर्ड आ रहा है, उस समय सी डी किधर जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है। अब मैं अगर बात आपसे कहूं कि ये भाई साहब घूम करके यहां पे आ गया, क्या ये कंप्लीट रोटेशन है? नहीं सर, ये हाफ रोटेशन है। कंप्लीट कब होगा? जब यही वाला पेज आपको दोबारा घूम करके दिखने लगे, तभी तो कंप्लीट रोटेशन कहलाएगा। यस नो? तो क्या ये कंप्लीट है? नो सर। अब बताओ क्या ये कंप्लीट है? यस सर, ठीक है। मतलब घूम करके वापस हो जाए तो उसको बोलते हैं वन कंप्लीट रोटेशन। तो इसको क्या बोलेंगे? हाफ रोटेशन, ठीक है। फिर इसको क्या बोलेंगे? नेक्स्ट हाफ, मिला करके कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। तो हमने पहले केस में क्या माना कि जो ए बी है वो आउटवर्ड आ रहा है और जो सी डी है वो किधर जा रहा है? इनवर्ड आ रहा है, ठीक है। मतलब इस तरीके से कॉइल घूम रहा है, ऐसे कॉइल की डायरेक्शन ऐसे, ए बी आउटवर्ड आएगा और वो अंदर ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? ठीक है। तो देखो बच्चा, समझने का प्रयास करना, सब लोग ध्यान देंगे। जब ए बी आउटवर्ड आ रहा है तो आपको पहले ये बताओ यहां कौन सा रूल यूज करेंगे, लेफ्ट या राइट? राइट। क्यों राइट? क्योंकि करंट यहां से हम लोग ले रहे हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज होगा। राइट हैंड में क्या बोलता था, सबको याद होगा। अगर अपने राइट हैंड की 3 उंगलियां, कौन कौन सी उंगलियां? ये है थंब, इसको बोलते हैं 4 फिंगर या फर्स्ट फिंगर, और इसको बोलते हैं हाथ का बीचों बीच है तो इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, ठीक है। थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इस तरीके से स्ट्रेच करिए कि तीनों एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, ठीक है। कैसे परपेंडिकुलर हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ये इनके भी परपेंडिकुलर हो, ये इनके भी परपेंडिकुलर और ये इनके भी परपेंडिकुलर, सब एक दूसरे के क्या हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स ऑन कंडक्टर। फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड में यही अंतर है। लेफ्ट हैंड में भी क्या था? फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था थंब, और फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन लेफ्ट हैंड में जो मिडिल फिंगर है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन राइट हैंड में ये इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट करता है। करंट और इंड्यूस्ड करंट में थोड़ा सा तो अंतर है। इंड्यूस्ड करंट कैसे बना? फ्लक्स चेंज होने की वजह से बना, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। चलो, अब क्या करोगे? सब कुछ कर लेने के बाद भी तुम लोग गड़बड़ करके चले जाते हो। तो देखो, मैं आपको अपने उंगलियों पर कुछ चीजें बना रहा हूं, ऐसे आप लोग बना लेंगे जरूर से। हमेशा एरो बाहर की ओर बना लो, यहां सारे उंगलियों पर एरो बना लो और एरो बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर एरो बना लो। सिंपल सा ट्रिक है, किसी भी बच्चे को समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है वीडियो वालों, एरो मैंने क्या कर दिया है? सभी उंगलियों पे बाहर कर दिया। क्यों किया? अब बीच वाला मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? नॉर्थ से साउथ। तो मैं एक तरफ इधर नॉर्थ बना लूंगा, एन लिख दूंगा, और इधर क्या लिख दूंगा? साउथ, एस। थोड़ा सा एस डिजाइन टाइप का लग रहा है, नॉर्थ साउथ, दिख रहा है सबको? अब देखो क्या करना है, प्लीज बात नहीं बेटा, बात नहीं, ध्यान से को। ए बी किधर आ रहा था? आउटवर्ड। तो अंगूठा को आउटवर्ड कर लो बाहर, ठीक। और ये हो जाएगा नॉर्थ। देखो हाँ, यहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ, और ये क्या है? साउथ। तो जिधर मैग्नेट का नॉर्थ है उधर नॉर्थ रखना उंगली, और जिधर साउथ है उधर साउथ रखना। ये रिप्रेजेंट कर देगा अपने आप करंट की डायरेक्शन। तो देखो बेटा, ये ए बी आउटवर्ड था तो अंगूठा मैंने आउटवर्ड कर दिया। अब ये नॉर्थ था तो नॉर्थ इधर हो गया और साउथ उधर हो गया। करंट किधर दिख रहा है? ऊपर की ओर, मतलब यहां करंट गया ऐसे, ठीक है। अब बताओ सी डी किधर जा रहा है? इनवर्ट जा रहा है। तो अंगूठा को अंदर कर दो पहले, राइट हैंड का अंगूठा गया अंदर। इधर नॉर्थ लिखा हुआ है, यस सर। इधर साउथ लिखा हुआ है, यस सर। नॉर्थ से साउथ ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। करंट किधर दिख रहा है? नीचे। ये होगा करंट की डायरेक्शन। समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है।
ये तो शायद आपने क्लास 10 में भी निकाला होगा इस टाइप से कि इंड्यूस करंट के डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकाल लेते हैं। ये कब निकला, ये कब निकला, ये अभी हम बात कर रहे थे पहले हाफ रोटेशन की। ये करंट थी, मतलब अभी आपके पास कॉइल ऐसे दिख रहा था ए बी सी डी। अब आफ्टर ये ए बाहर आ रहा था, सी डी अंदर जा रहा था, ऐसे ही होगा ना घूम करके। तो देखो ए की जगह पे कौन आ जा रहा है, ए इधर था, ए इधर था, ए की जगह कौन आ रहा है, देखो डी आ जा रहा है, और सी की जगह कौन आ रहा है, बी। ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या, मतलब ये अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, आफ्टर हाफ रोटेशन ये अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। मतलब डी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। अब बताओ कौन बाहर आ रहा है, ये ऐसे आया था, अब कौन बाहर आएगा, सी डी आउटवर्ड आएगा। वेरी गुड, सी डी आएगा आउटवर्ड, और कौन जाएगा अंदर, ए बी जाएगा इनवर्ड जाएगा। फिर से वही निकालो, मतलब कॉइल वैसे ही रोटेट कर रही है, ऐसे ही निकालो। सी डी किधर जा रहा है, देखो सी डी किधर जा रहा है, आउट। आउट का मतलब अंगूठा बाहर, नॉर्थ इधर साउथ इधर, नॉर्थ इधर साउथ उधर। करंट किधर जा रहा है, ऊपर। मतलब एक बार आपने निकाल लिया करंट, दूसरे वाले केस में भी करंट वैसे ही जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। अब देखो अगर हम ए बी की बात करें या बीसी की बात करें, बीसी किधर जा रहा था, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्रॉस, नॉर्थ इधर था, साउथ इधर था, नॉर्थ साउथ इधर हो गया। ये किधर जा रहा है, नीचे। मतलब अगर आपने एक बार डायरेक्शन निकाल लिया तो दोबारा आपको टेंशन नहीं लेना, आफ्टर हाफ रोटेशन बस इनकी पोजीशन को आप इंटरचेंज करिएगा, करंट की डायरेक्शन वैसे ही रहेगी। पहले केस में करंट की डायरेक्शन किधर से किधर थी, जल्दी बताओ बच्चों, ए से बी, बी से सी और सी से डी थी। दूसरे केस में करंट की डायरेक्शन कैसे थी, डी से सी, सी से बी और बी से ए, ऐसे करंट की डायरेक्शन थी। ये इसकी वर्किंग है, ये इसकी क्या है, वर्किंग। बात समझ में आ गई। तो अगले वाले में आपको करंट ऐसे मिल जाता है, अगले हाफ रोटेशन में करंट ऐसे मिल जाता है। अब ये क्यों ऐसे ऐसे चल रहा है वो भी मैं बताऊंगा कि उसकी साइकिल साइनसोडियल वेव की तरह से क्यों चल रहा है, अभी आगे आएगा। अभी तो हमने बात किया फर्स्ट हाफ रोटेशन की, ये करंट हो गई, और सेकंड हाफ रोटेशन की ये सर आपके पास हो। इसको बोलते हैं कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन। बात समझ में आ गई, यस नो। तो चलो फटाफट इसका वर्किंग लिख लेते हैं। पहले दोनों फिगर बनाइएगा, दोनों। नीचे लिखिएगा बच्चों। तो ये वाला जो है ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, उसके बारे में बात करते हैं। तो लिखिए ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, हाँ लिखते चले, पैराग्राफ हम चेंज करा देंगे ना। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, सॉरी ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ऐसे लिखो, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल let us suppose that during first half cycle, let us suppose that AB moves outward, AB moves outward and CD moves inward, and CD moves inward. Then by applying Fleming right hand rule, then by applying Fleming right hand rule, we get the direction of induced current from A to B, B to C, C to D, from A to B, B to C and C to D, paragraph change. During the negative half cycle, या during the second half cycle, इस तरह से लिख लीजिएगा, during the second half cycle, now the CD moves outward,
Now the CD moves outward and AB moves inward, and AB moves inward. Then again, by applying Fleming right hand rule, then again by applying Fleming right hand rule, we find the direction of induced current. We find the direction of induced current from B to C, comma C to B, and B to A, and B to A, full stop. This current is passing through slip rings. This current is passing through the slip rings, ब्रैकेट में R1 and R2, ब्रैकेट बंद, which are further connected with the two carbon brushes, which are further connected with two carbon brushes, और two brushes भी लिख सकते हो, कार्बन जरूरी नहीं है, ठीक है, two carbon brushes, ब्रैकेट में B1 और B2, B1 and B2, full stop, comma, through which the current is taken out towards the load resistance. Towards the load resistance. ठीक है, मतलब क्या हुआ, यहां से जो करंट बना इस स्लिप रिंग से होते हुए, कार्बन ब्रशेस से होते हुए कहां पर आया, लोड रेजिस्टेंस में आया। चलो थोड़ा सा इसकी कहानी भी कुछ देख लेते हैं तो ज्यादा हमें क्लियर होगी। तो देखो बेटा क्या है आपके पास, तो हम लोग जब बात कर रहे हैं जनरेटर के अंदर, मैंने आपको कहानी समझाया था बड़ा सिंपल वे में। जनरेटर में क्या हो रहा था, थोड़ा सा उसको फुल स्क्रीन पे ले लेते हैं कि आपको आसानी से समझ में आए, और इस पे मैं बुला लेता हूँ अपने मार्कर भाई को। मार्कर भाई रहेंगे तो मारपीट अच्छे से करेंगे वो, यहाँ बुला लेता हूँ, ठीक है। चलो भाई, काफ़ी ज़्यादा ये तो सेल्फ इंडक्टेंस था जो हमने पिछले क्लास में, इससे बेहतरीन एग्जांपल आपको समझाया। देखो ये एसी जनरेटर क्या था यहाँ बेटा, यहाँ देखो ये जो स्लिप रिंग्स है वो घूम रहा है, स्लिप रिंग्स फिक्स है, इसके अंदर जो कॉइल है देखो टच है, टच होकर सिर्फ कॉइल घूम रहा है। यहाँ ये कॉइल ऐसे ऐसे घूमेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो वो करंट किसके पास आएगा, स्लिप रिंग के पास, और स्लिप रिंग से ये करंट किसके पास जाएगा, कार्बन बेसिस, और कार्बन बेसिस से दोनों करंट वापस किसको देगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यही इसका सिंपल सा वर्किंग था, बहुत सिंपल, हलवा गलवा, ठीक है। क्या था फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनो। यहां से आर्मेचर है जिसके ऊपर कॉइलिंग की गई, अब ये आर्मेचर रोटेट कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर करंट बनेगी, ये करंट ले करके आएगा और किसको देगा, स्लिप रिंग्स को। स्लिप रिंग्स किसके कनेक्टेड में है, कार्बन बेसिस से कनेक्टेड है, ये करंट बाहर निकलते हुए किसके पास चला जाएगा, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस। बोल सकते हो बेटा, बोलो बोलो बेटा, कुछ बोलना चाह रही हो तुम, बोलो भाई, नहीं कुछ बोल ही नहीं रही है, बोल सकती हो। क्या रोटेट करती है, स्लिप रिंग फिक्स होता है बेटा। देखो इसके अंदर क्या रोटेट कर रहा है, ये वाला कॉइल, जो कॉइल का आर्मेचर का जो तार होता है वो रोटेट कर रहा है। अब अगर स्लिप रिंग घुमाने लग जाओगे, मान लो अगर वायर इसमें कनेक्टेड हो जाएगा और ये पूरा का पूरा वायर घूमने लगे तो क्या होगा, कुछ देर बाद वायर घूमते 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 टूट जाएगा।
इसी वजह से ये ऐसे होता है। देखो मैं तुमको आपको दिखा दूं, मेरे पास कोई चूड़ी चूड़ा है कि नहीं, चूड़ी चूड़ा नहीं दिख रहा है। चलो यहीं पे हमारे पास मान लो ये स्लिप, इसी को मान लेते हैं। ये हमारे पास मान लो स्लिप रिंग है, इसमें ये ऐसे ऐसे रोटेट करता है कॉइल अंदर, डुंग 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 डुंग, ये फिक्स रहता है। ये इसके अंदर कॉइल ऐसे ऐसे रोटेट करता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्यों कर रहा है कि ये जो वायर के पास जो करंट आ रहा है वो स्लिप रिंग के पास चला जाए। और स्लिप रिंग किससे कनेक्टेड है? बाहर कार्बन ब्रशेस से, ठीक है। वापस करंट किससे? अगर ये पूरा घूमने लग जाएगा, अगर मान लो इसको फिक्स कर दो, ये पूरा घूमने लगा तो ये पूरा तार क्या होगा? ट्विस्ट होकर के टूट जाएगा। इसी वजह से नहीं घूमता बेटा, ठीक है। तो स्लिप रिंग का काम क्या है? स्लिप रिंग्स का काम यही है ना, देखो यहां से मैं समझाता हूं। ये जो वायर आया, ये वाला देखो, हम इस वाले स्लिप रिंग की बात करता हूं। ये वायर आया से ऐसे कांटेक्ट में है, ये क्या काम कर रहा है? यहां से जो करंट आ रहा है, ये जो करंट आ रहा है, ये वायर घूम रहा है इसके अंदर, घूमने की वजह से ये करंट जो मिल रहा है वो किसको दे दे रहा है? इस स्लिप रिंग को दे दे रहा है। एक जगह फिक्स है, वो करंट ले रहा है। बस किसको ले रहा है? कहां से ले रहा है? इस कॉइल से लेकर के अपने पास रख रहा है, और अपना करंट किसको दे दे रहा है? कार्बन को दे दे रहा है। अगर ये ना लगाओ तो करंट तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वायर घूमते 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 क्या होगा? ट्विस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। देखो जैसे इसको ज्यादा क्लियर देखोगे तो समझ में आएगा। वीडियो इसी वजह से मैं दिखा रहा हूं कि एक्चुअली ये स्लिप रिंग कर क्या रहा है। देखो फिर से, ये देखो स्लिप रिंग फिक्स है, रोटेट कर रहा कॉइल उसके ऊपर, देखो कॉइल उसके ऊपर रोटेट कर रहा है, स्लिप रिंग फिक्स है ना। कॉइल रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो यह जो करंट आ रहा होगा हमेशा इस स्लिप रिंग पे मिल रहा होगा। एक इस स्लिप रिंग पे मिल रहा होगा, दूसरा वाला करंट इस पे मिल रहा होगा, ठीक है। मतलब दोनों एंड, वायर के दो एंड दो अलग अलग स्लिप रिंग से कनेक्टेड है। तो जो करंट मिल रहा है वो करंट वापस कार्बन ब्रशेस से होते हुए कहां चला जा रहा है? एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस में चला जा रहा है। ये फिक्स रहता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा। यस सर। वेरी गुड। सो हम लोग बात करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये इसका सिंपल सा क्या था आपके पास? यही था आपके पास इसका व्हाट? वर्किंग, ठीक है। वर्किंग समझ में आ गया। अब इसकी हम बात करेंगे थियरी। थियरी में क्या है, कैसे ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। कैसे वो एसी करंट बना रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए देखते हैं थियरी के बारे में। इसे समय हो गया है, ऐसा करते हैं कल ही देखते हैं थियरी। कल ये चैप्टर कहानी खत्म हो गया, बड़ा लंबा ले लिया है टाइम। चलिए कल हम लोग खत्म कर देंगे इसको, कल कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ कल से न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे, वही पहले एनसीईआरटी सारा सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर वही साइड बुक, फिर उसके बाद सैम्पल पेपर, फिर आगे अपना पढ़ेंगे जो बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं हम लोग। चलो भाई ध्यान देते हैं हम लोग। जनरेटर, तो जनरेटर में आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो कल हम लोगों ने हैंडल मारा था परसों, है ना, फिर उसका प्लग खींचा था। आज हो सकता है जनरेटर चलना स्टार्ट हो जाए। कल थोड़ा बहुत चला था, आज उल्टा चालू हो जाता है। हाँ तो कल हम हैंडल मारे थे परसों, अब कल वो ढक 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 किया था। अब आज उसका करंट निकाल के बोर्ड में खोसेंगे, देखें जल रहा है कि नहीं, एसी निकला है कि नहीं। चलो ध्यान देते हैं, सुनो बेटा सुनो सुनो। चलो सो हम लोगों ने जनरेटर एक मोटा मोटा कंक्लूजन ले लें। जनरेटर क्या था? एक डिवाइस था जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा था। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कंस्ट्रक्शन में दो मैग्नेट था, एक आर्मेचर था ABCD, जिसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टन्स ऑफ कॉपर वायर लपेटा गया था। वायर का एक एंड एक स्लिप रिंग से कनेक्टेड था, मतलब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में था। वायर का दूसरा एंड स्लिप रिंग के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में था, और इसका जो एंड था स्लिप रिंग्स का वो दो ब्रशेस से कनेक्ट था। ब्रशेस का एंड जो किससे कनेक्टेड है? कार्बन ब्रशेस से कनेक्ट, मतलब एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस से कनेक्टेड था। उसके बाद इसका हमने वर्किंग बताया था। वर्किंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वगैरह लगा करके हमने वर्किंग देखा था। आज इसकी बात करते हैं थियरी के बारे में। तो अब देखो थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आता है सर वो एसी ही करंट कैसे निकला? तो एक क्वेश्चन आता है एसी और डीसी जनरेटर में क्या अंतर है। तो जो एसी जनरेटर था उसका अगर हम वर्किंग दिखा दें तो कुछ इस प्रकार से था। एसी जनरेटर में एक स्लिप रिंग यहाँ लगा होता,
एक स्लिप रिंग यहाँ लगा हुआ था, ये आपके पास एक ब्रश थी, यहाँ पे एक पे आपके पास ब्रश थी, यहाँ हो गया आपके पास लोड रेजिस्टेंस, ये हो गया आपके पास मैग्नेट। ठीक। डीसी में क्या होता है, इसी प्रकार से जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर में क्या होता है, थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग सब लोग, यहाँ पे स्प्लिट रिंग ऐसे लगा होता है, समझ रहे हैं बात को, भावनाओं को समझिए, ये ऐसे स्प्लिट रिंग लगा होता है, बाकी सब कुछ वैसे ही है, नॉर्थ साउथ, यहाँ पे कार्बन ब्रशेज, यहाँ पे भी कार्बन ब्रशेज, लिया करके एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट होता है। बस इन दोनों में डिफरेंस यही है, यहाँ पे स्लिप रिंग लगा होता है और यहाँ पे स्प्लिट रिंग लगा होता है। ये एसी करंट प्रोड्यूस करता है और ये डीसी करंट प्रोड्यूस करता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ये तो सर हमने 10th में पढ़ा था, यहाँ ये एसी करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे पता चला कि ये करंट अपनी, एसी का मतलब होता है अपनी पोलैरिटी करंट क्या करेगा, चेंज करते रहेगा, उसको बोलते हैं एसी। और डीसी में क्या होता है, इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, सीधा सीधा चलेगा, डायरेक्ट करंट जिसको हम बोलते हैं। तो सर मुझे कैसे पता कि पोलैरिटी चेंज हो रही है, ठीक है, तो वही आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरी में, थोड़ा ध्यान देते हैं। जो इसकी थियरी है समझो बेटा, कोई बोलेगा नहीं। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। अब थोड़ा ध्यान दो, मैं अगर इस कॉइल को दिखाऊं सामने से, मैं इस कॉइल को रोटेट करा रहा हूं, तो इसका मोशन कैसा हो रहा है, सर्कुलर, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी कैसी लग रही होगी, एंगुलर वेलोसिटी। और हम लोग पढ़े एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बताओ, ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन में टी। याद करो वो जमाना जब कोई बॉडी सीधी चलती थी तो लीनियर वेलोसिटी होता था, वो होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अगर वही बॉडी आपके पास सर्कुलर पाथ में चल रही है तो ये डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाता है, जिसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता था, टाइम टेकन। याद आ रहा है क्या क्या, कुछ 11। तो यहाँ पर अगर बॉडी हम देखा जाए, अगर इस कॉइल को भी ध्यान दे या आर्मेचर को ध्यान दे, तो वो हमेशा किस पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो यहाँ जो वेलोसिटी लग रही होगी कैसी लग रही होगी, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या बात करेंगे, ओमेगा। चलो ओमेगा। अब बेटा यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, क्या मिलेगा जल्दी बताओ, बी ए कॉस ओमेगा टी। किसी बच्चे को दिक्कत तो बोलो, यस नो, नो सर, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, भाई आ रहा है लेंजेस लॉ क्या था, EMF इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी। किसी को याद है क्या, किसको किसको याद है, वेरी गुड। तो EMF इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी ऑफ, इन प्लेस ऑफ फाई व्हाट यू हैव टू राइट, बी ए कॉस ओमेगा टी। कोई तकलीफ, यस नो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको तकलीफ देने वाला हूं। बी ए को बाहर ले लेता हूं, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएशन की थोड़ी सी बात कर लूं, अगर ऐसे लिखा हो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। अगर मैं बोलूं यहां लिखा हो साइन 2x और डी बाई डी एक्स हो, तो क्या होगा, ये होगा cos 2x, और इस 2x का जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2। याद आ रहा है क्या कुछ, मतलब इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और उसके बाद अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। शायद आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं फंक्शन विद इन अ फंक्शन। शायद आप अगर फंक्शन पढ़े हो, मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आपने पढ़ा होगा फॉफ, फॉग, गॉफ, पढ़ा क्या, नो आउट ऑफ सिलेबस, ये हमेशा सिलेबस में रहेगा भाई साहब, ये निकल जाएगा तो आपके पूरी मैथमेटिक्स गायब हो जाएगी, फंक्शन पे डिपेंडेंट है। नहीं बेटा जी, कभी ज़िंदगी में सिलेबस से बाहर नहीं होगा, आप अपने मन में रखिए कि इसको सिलेबस में है, ठीक है। फॉफ गॉफ, फंक्शन विद इन अ फंक्शन, मतलब ये क्या, एफ एक्स विद इन एफ एक्स, ये है जी विद इन एफ एक्स, मतलब जी के अंदर एफ एक्स, ये है एफ के अंदर जी एक्स, इस टाइप का फंक्शन होता है। मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसाओ, है ना। जैसे ऊपर से हमको बुखार हो और अंदर से हमारे पेट में दर्द हो, तो चंदन सर के ऊपर से बुखार भी है और अंदर से पेट में दर्द भी है, तो एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, ठीक है। उसी टाइप का अगर कुछ दिखाई दे तो आप दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले बड़े वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाई
छोटे अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये रूल होता है जिसको चेन रूल बोलते हैं डिफरेंशिएशन के भाषा में, शायद आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। तो बेटा यहां पर भी हमारे पास डबल फंक्शन दिखाई दे रहा है, कैसे कैसे, प्लीज बात नहीं काम ज्यादा। भाई साहब ये बहुत तेजी से उड़ रहा था। देखो अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए। ईएमएफ इक्वल टू माइनस का बी ए। तो देखो एक फंक्शन तो दिख रहा है कॉस ओमेगा टी, और दूसरा फंक्शन इसके अंदर एक क्या दिखाई दे रहा है, ओमेगा टी। तो दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। ईएमएफ इक्वल टू मिला माइनस का बी ए, अब कॉस का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और इसमें से ओमेगा बाहर ले लेते हैं, डी बाई डी टी ऑफ टी। ऊपर नीचे सेम होता है, उसकी डिफरेंशिएशन 1, उधर हो गया 1। ईएमएफ इक्वल टू क्या हो गया माइनस माइनस प्लस बी ए, और ये ओमेगा बाहर ले लो, ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर उस कॉइल के अंदर एक टर्न था तब तो ये फॉर्मूला हुआ, अगर उसी कॉइल के अंदर n टर्न होता तो क्या करते हैं, n से मल्टीप्लाई करते, तो लिख देते इफ द कॉइल हैव n टर्न्स, तो क्या करेंगे ईएमएफ इक्वल टू हो जाएगा n से मल्टीप्लाई कर देंगे n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना। सर ये एन बी ए ओमेगा क्या है, ध्यान दीजिएगा। E इज इक्वल टू, इसको ही बोलते हैं ई नॉट। किसको बोले ई नॉट, एन बी ए ओमेगा जो दिखाई दे रहा था उसको बोलते हैं ई नॉट। सर ये ई नॉट क्या है और ई क्या है, ध्यान से सुनो। अभी हम ग्राफ बनाएंगे कुछ देर बाद, आपको समझा देते हैं। पहले मान लो इस तरीके से वोल्टेज का ग्राफ बना, तो ये जो टॉप मोस्ट पोजीशन कहलाएगा ना, ये कहलाएगा ई नॉट, मैक्सिमम वोल्टेज। ये भी क्या कहलाएगा आपके पास, ई नॉट। ठीक है, तो ई कहां दिखेगा सर, इसमें कहीं पर भी ये सब पॉइंट क्या कहलाएगा, ये सब पॉइंट ई कहलाएगा, ये सब ई ई ई ई ई ई, है ना। और टॉप मोस्ट वाला क्या कहलाएगा, ई नॉट। इधर वाला टॉप मोस्ट क्या कहलाएगा, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज। अगर कहीं आई नॉट दिखाई दे तो उसका मतलब क्या होगा बताओ, मैक्सिमम करंट या पीक करंट। ठीक है, आगे भविष्य में भी दिखेगा, समझ में आ गया। अब वो आई किसकी जगह रखा गया बच्चों, ये देखो एन बी ए ओमेगा, जो पिछला वाला एन बी ए ओमेगा था ना, देखो यहाँ पर ये एन बी ए ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, ई नॉट, मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, यस नो, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। जब आपको वोल्टेज पता होगा तो बेटा आप करंट निकाल सकते हो, निकाल सकते हो क्या, सिंस वी नो दैट। एक ये भी फॉर्मूला आपके पास हो गया, सिंस वी नो दैट। थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा कम ध्यान देंगे तो जिंदगी बर्बाद, तबाह। V इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो आई आर। तो V की जगह E लिख सकते हैं क्या, E इज इक्वल टू आई आर हो सकता है। V और E दोनों भाई भाई, जब भाई भाई तो दोनों की जगह कुछ भी लगा दो, जुड़वा भाई ये सब। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, E बाई R। E की जगह ये ऊपर वाला कहाँ गया, E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में R। अब बच्चों बताओ, बच्चा लोग जल्दी बताएंगे आप लोग, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है क्या है, तो I इज इक्वल टू हम E बाई आर भी लिख सकते हैं क्या। अगर हम यहाँ E नॉट लिख दे या यहाँ V नॉट लिख दे तो ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा क्या, तो E नॉट बाई आर को क्या लिख सकते हो, I नॉट। तो I इज इक्वल टू होगा I नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैं कहूँ आई नॉट क्या होगा सर, मैक्सिमम करंट या पीक करंट। सो आई नॉट का एक और फॉर्मूला बन सकता है, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई आर, और ई नॉट क्या था हमारे पास,
एन बी ए ओमेगा अपॉन में आर। ठीक है, इसको बोलते हैं बनाओ। थोड़ा सा हम बनाओ के फॉर्म में लिख दें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। E इज इक्वल टू बी ए एन डब्ल्यू। बनाओ, बनाइबे कि ना, है ना? तो तुम मानव बोलो चाहे दानव बोलो, तुम्हारी मर्जी, हम तो बनाओ बोलते हैं। हाँ बनाओ, तुम मानव बोलो तुम दानव बोलो, तुम्हारी मर्जी भाई साहब। समझ में आ गया? यस नो? तो ये बेटा जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा ना, चाहे ये करंट का हो, कहाँ गया भाई साहब, चाहे ये करंट का हो और या ये वोल्टेज का हो, यही एक्सप्रेशन आपके पास नेक्स्ट चैप्टर में पहला टॉपिक होगा। जब एसी स्टार्ट होगा तो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट ये होगा और अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो होगा। अब सर ये कैसे पता कि ये ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? तो उसको भी मैं चला रहा हूँ, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको बता रहा हूँ। पहले यहाँ तक किसी को समझ में आया कि नहीं? फटाफट थ्योरी के लिख करके इसको नोट करिए झटपट। और ये जिस चीज को अंडरलाइन किया उस चीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा कौन क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शांत बेटा शांत। नेक्स्ट देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, सेम टू सेम ग्राफ आप बनाना सीखेंगे एसी में भी, सेम टू सेम वैसे ही। तो थोड़ा मन लगा के सीखिएगा। सीख लिए तो जिंदगी अच्छी, और नहीं सीखे तो फिर सब कुछ बर्बाद। छोड़ो हटाओ, टेबल नहीं बनाते। ए बेटा बात नहीं प्लीज। ठीक है, यहां पर हम ले लेते हैं एंगल ओमेगा टी। ओमेगा टी, और यहां पे हम लोग बात कर लेंगे वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट, या E इज इक्वल टू, बड़ा बदमाश किस्म का आदमी है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ एंगल बात करेंगे। एंगल ले लेंगे सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री, ठीक है, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री 3 पाई बाई 2, फिर 360 डिग्री 2 पाई। ठीक है, इसमें टेबल में मैं चाहूँ तो थोड़ा सा एक रो और इंसर्ट कर लेता हूँ कि हमारा ये जो टेबल भाई साहब रहे, आ जा भाई, कहीं से इंसर्ट होगा प्लस। चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे हम लोग वोल्टेज के बारे में बात करेंगे, सॉरी करंट के बारे में बात करेंगे। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब समझना बेटा लोग, समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आएगा तो फिर ज़िंदगी सब तबाह बर्बाद। तो आपको एक कहानी बताता हूँ मैथमेटिक्स की, आपके मैथमेटिक्स में हमेशा काम आएगा। अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ होता है साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 270 डिग्री और साइन 360 डिग्री। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चंदन्स लॉ साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और 0 का उल्टा भी क्या होता है 0। साइन 90 होती है 1, 1 का उल्टा क्या होगा -1। तो याद हो गया बेसिक हमको कहानी। अब अगर मैं बात करूं वोल्टेज की, ठीक है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन, सॉरी E के फॉर्मेट में पढ़ा ना आपने, तो E इज इक्वल टू क्या है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ बार बार आपको ओमेगा टी की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। अगर मैं ओमेगा टी की जगह 0 रख दूं तो ये हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो 0 से सब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हो गई आपके पास 0। समझ में आ रहा है? अब ओमेगा टी की जगह हम क्या रखेंगे 90 पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा पूरा 1 इंटू ई नॉट, क्या हो जाएगा ई नॉट। समझ में आ रहा है क्या? यस नो? वेरी गुड।
अब अगर हम बात करें 180 रखते हैं ओमेगा टी की जगह, तो 180 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इंटू ई नॉट क्या होगा 0। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा अब रखते हैं 270, साइन 270 की वैल्यू -1, तो ये पूरा हो जाएगा -1 इंटू ई नॉट माइनस ई नॉट। समझ में आ रहा है क्या? अब रखते हैं 360, साइन 360 की वैल्यू फिर से क्या है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू ई नॉट 0। सबको समझ में आ गया? यस नो? ऐसे ही अब हम लोग वोल्टेज वाला करंट वाला बना लेते हैं। प्लीज बच्चा बात नहीं, ध्यान दीजिए। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी करंट का था, ठीक है। अब करंट का ही बनाते हैं हम लोग, प्लीज ध्यान दीजिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। करंट का बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम 0 डिग्री रखें ओमेगा टी की जगह, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो 0 इंटू आई नॉट क्या होगा 0 इंटू आई नॉट हो गया 0। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? सबको आ रहा है पक्का? अब ओमेगा टी की जगह 90 रखो, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू आई नॉट क्या होगा आई नॉट। फिर 180 रखो, साइन ऐसे रखा जाता है, जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है मैं बता देता हूँ, साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा इंटू आई नॉट, कितना हो जाएगा 0 हो गया। समझ में आ रहा है क्या? उसी तरीके से अब हम बात करते हैं 270 रखो, साइन 270 की वैल्यू -1, तो ये पूरा हो जाएगा -1 इंटू आई नॉट माइनस आई नॉट। समझ में आ रहा है? अब 360 रखो, 360 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये पूरा हो गया 0 इंटू आई नॉट क्या होगा 0। किसी बच्चे को तकलीफ तो बोलो। टेबल बन गया सबका? चलो अब टेबल बन गया तो ग्राफ सीखते हैं। प्लीज बेटा बात नहीं, ध्यान दीजिए सभी लोग। बात करेंगे तो जिंदगी सब बर्बाद हो जाएगी। अब देखो पहले एंगल बना लेना, 0, 90, 180, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। कोई दिक्कत? अब मैं चलता हूं येलो की तरफ। सबसे पहले मैं वोल्टेज की बात करता हूं। अच्छा कभी भी आपने देखा होगा, आपने जाना होगा, आप पंखा खोले होंगे, कभी फ्रिज रखे होंगे, कूलर रखे होंगे, जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उस पर देखा होगा, लिखा होगा 220 वोल्ट 50 वाट, 220 वोल्ट 60 वाट, 220 वोल्ट 80 वाट, 220 वोल्ट 40 वाट, 220 वोल्ट 100 वाट। मतलब हमेशा वोल्टेज उसको कितना चाहिए 220 लिखा होता ना। और करंट कैसा चाहिए वाट, मतलब पावर कम चाहिए। पावर कम क्यों हो रहा है? क्योंकि करंट कम है। इसका मतलब कभी भी आप देखेंगे कि जो वोल्टेज की मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू करंट। आप एक स्विच खरीदेंगे ना, उस पर लिखा होगा 220 वोल्ट 5 एम्पियर, या कोई प्लग खरीदेंगे उस पर लिखा होगा 220 वोल्ट 2 एम्पियर, 220 वोल्ट 3 एम्पियर। मतलब करंट हमेशा क्या है, करंट की मैग्नीट्यूड हमेशा क्या है छोटी है। किससे? वोल्टेज से। ठीक है, इसका मतलब वोल्टेज की मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है बड़ी होगी एसी में एज कंपेयर टू करंट। अगर बड़ी होगी तो हम ऊपर वाले को मान लेते हैं वोल्टेज V0 और इधर वाले को मान लेंगे -V0। किसी बच्चे को तकलीफ? यस नो? नो सर। अब पहले आप नीचे वाले को भूल जाते हैं। हे आत्मा, मैं आपको भुलाने का कोशिश कर रहा हूं, बोलो भूल गए? बस आप ध्यान दो। अब 0 पे क्या था? जब 0 डिग्री था तो उस समय ये 0 पर था, मतलब ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ। 90 पर कहा गया E0। अच्छा मैं V0 लिख दिया हूं, इसको E0 कर लो। चलो अरे ठीक है भाई, मान लिया तुम्हारी बात। चलो इसको E0 कर लो, और यहां पे हो जाएगा क्या -E0। तो पहले 0 था, 0 पे कितना मिल रहा था 0। ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, कोई तकलीफ? 90 पे कितना हुआ E0, 90 यहाँ है, E0 यहाँ है, इसके सामने एक बिंदी लगा लेंगे, ठीक है। और ये ग्राफ ऐसे मिलेंगे, डू मिल गया क्या? फिर 180 पे क्या मिला फिर से 0, 180 यहाँ है, 0 यहाँ है, तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, डू आ गया क्या?
फिर 270 पे क्या हो रहा है, माइनस ई नॉट, तो माइनस ई नॉट यहाँ है, 270 के ठीक सामने एक बिंदी लगाओ, फिर चलाओ, डो चल रहा है क्या। फिर 360 पे क्या होगा, 0, 360 यहाँ है और 0 भी यहीं है, तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, वेरी गुड, चला ले रहे हैं यार गाड़ी। नो, ये ग्राफ समझ में आया, ये ग्राफ दिख रहा है साइनोसोडियल, साइनोसोडियल का मतलब साइन थीटा का ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ही बनता है, तो एसी वोल्टेज का ग्राफ कैसा बना, साइनोसोडियल बन गया। ऐसे ही आप करंट का भी बना सकते हो, बनाए जाए, चलो करंट का भी बनाते हैं हम लोग। अब हमने आपको बताया था बच्चों, किसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होती है, वोल्टेज की या करंट की, वोल्टेज की, करंट की एम्पलीट्यूड कम होती है, तो करंट की हाइट जो थोड़ी होगी कम होगी, यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, यहाँ होगा आई नॉट मैक्सिमम करंट और यहाँ भी होगा आई नॉट माइनस आई। कोई तकलीफ, चला जाए करंट पे। अब बीच वाले को भूल जाओ, कहो हे आत्मा हम ई नॉट, ई वाली वैल्यू भूल रहे हैं, सब भूल गए। चलो अब बीच वाले को मत देखना, बस ऊपर इसको देखो, 0 पर कितना है, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं से। 90 पे कितना है, तो आई नॉट यहाँ है, 90 यहाँ है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। हाँ कैसे गया, दो, ये दो नहीं जाएगा, ये जाएगा नौ नौ नौ। चलो अब चुप, 180 पे कहाँ आएगा, 0, डाउ 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 आ गया, चुप। 270 पे तो माइनस आई नॉट यहाँ है, 270 यहाँ है, बुलाओ, डाउ 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 डाउ, बहुत तेज चला रहे हैं भाई। 360 पे 0, तो 360 यहाँ है, 0 यहाँ है, ये ग्राफ ऐसा चला, समझ में आया। तो फटाफट ग्राफ बनाओ, बहुत डोड़ चला रहे थे, चलो नोट करो फटाफट।